Hello everyone, I am Monica. In this video, I will explain stream of consciousness. Stream is the synonym of river. नदी जिस तरह से बहती रहती है, फ्लो ऑफ रिवर, नदी की धारा जिस तरह से बहती रहती है, उसी तरह से हमारे कॉन्शियस माइंड में जो विचार हैं वो हमेशा बहते रहते हैं। मीन्स हमारे माइंड में विचार हमेशा आते रहते हैं। तो स्ट्रीम मीन्स नदी की धारा, कॉन्शियसनेस हमारा चेतन मन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स फ्लो ऑफ थॉट्स, विचारों का बहना। जिस तरह से नदी की धारा बिना रुकी हमेशा बहती रहती है, उसी तरह से हमारे माइंड में भी हमेशा कोई ना कोई विचार आता रहता है और हमारे माइंड का जो विचार है वो नदी की धारा की तरह ही बहता रहता है। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स फ्लो ऑफ थॉट्स इन द माइंड ऑफ अ कैरेक्टर। एक नदी की धारा की तरह विचारों का हमारे मस्तिष्क से बाहर आना, हमारे मन में, हमारे माइंड में विचार आना, दैट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। फ्लो ऑफ थॉट्स इन द माइंड्स ऑफ द कैरेक्टर, किसी भी चरित्र के माइंड में विचारों का फ्लो, विचारों का बहना, दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इट्स जनरली एसोसिएटेड विद द मॉडर्न नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को 20th सेंचुरी के अंदर जो मॉडर्न नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हुए हैं उन्होंने यूज़ किया है। उससे पहले लिटरेचर के अंदर ये टेक्निक नहीं थी, लेकिन लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक लिटरेचर में आई। रीज़न बीइंग, एक ट्रेडिशनल वे चला रहा था स्टोरीज़ लिखने का। सारे राइटर्स उसी पारंपरिक ढंग से स्टोरी लिखते आ रहे थे, लेकिन अब मॉडर्न एज आ गई थी तो राइटर्स कुछ ऐसा लिखना चाह रहे थे जिससे जो थोड़ा हटके हो और जो रीडर्स को अपने अंदर बांधे और रीडर्स को कुछ नया देखने के लिए मिले। अब वो जो न्यू वे ऑफ राइटिंग है वो कुछ भी हो सकता था। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है, इनिशियली कॉइन्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स इन हिज रिसर्च द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विच ही रोट इन 1890। विलियम जेम्स ने 1890 के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी वर्क लिखा। इसके अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया, इस टर्म का यूज़ किया। अब दूसरे राइटर्स और रीडर्स क्यूरियस हुए ये जानने के लिए कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो विलियम जेम्स ने अपने वर्क द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में यूज़ किया है, इसका क्या मीनिंग है, क्या किस ढंग से ये लिटरेचर में यूज़ किया जाएगा। और जब इस टेक्निक को पढ़ा गया तो ये सब बातें निकल कर सामने आई। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स लेज एम्फेसिस ऑन एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ रादर देन लॉजिक, आर्गुमेंट और नरेटिव सीक्वेंस, सडन राइज ऑफ थॉट। This method is to describe an action and suddenly presents his character's inner feelings and thoughts. And stream of consciousness is a mode of narration that undertakes to capture all the ideas, impressions and images coming in the mind of the character. सबसे पहले हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है क्या, इस बात को समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स में से जब उनका लंच टाइम हुआ और उन्होंने अपना टिफ़िन खोला तो किसी के टिफ़िन की फ्रेगरेंस पूरे रूम में फैल गई। फ्रेगरेंस किसकी थी? वो फ्रेगरेंस हलवे की थी। वो मीन्स एक स्टूडेंट अपने टिफ़िन में हलवा लेकर आई या लेकर आया और उसकी फ्रेगरेंस पूरे कमरे में फैल गई जैसे ही उसने टिफ़िन खोला। अब दूसरे स्टूडेंट ने के पास जब वो फ्रेगरेंस पहुंची, जब वो खुशबू पहुंची, तो दूसरे बच्चे ने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक वैसे ही खुशबू आ रही है
जैसे कि मेरी दादी के हलवे में से आती थी। और उसकी दादी हो सकता है 5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है। अब क्या है, हलवा प्रेजेंट में है। याद आई हमें पास्ट की। जिसे याद आई वो प्रेजेंट में बैठा हुआ है, क्लासरूम में बैठा हुआ है, लेकिन वो 5 साल पहले अपने दादी के बनाए हुए हलवे को याद कर रहा है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है जब हम प्रेजेंट में हो और कुछ ऐसा हो कि हमें पास्ट की कोई बात एकदम से याद आए और हम पास्ट में चले जाएं, माइंड के रूप में साइकोलॉजिकली पास्ट में चले गए, फिर दोबारा से हम प्रेजेंट में आए और हमने उस हलवे को स्मेल किया। दैट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कि प्रेजेंट के अंदर कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसको हमने अपने पास्ट के इंसिडेंट के साथ एसोशिएट कर लिया, जोड़ लिया। वही है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कि यहाँ पर एसोसिएशन पे जोड़ दिया जाता है बजाय कि लॉजिक के, आर्गुमेंट के या नरेटिव सीक्वेंस के। मीन्स यहाँ आपने कोई लॉजिकल बात नहीं करनी है कि ये तो मेरी दादी का हलवा है, इसकी फ्रेगरेंस अब कैसे आ रही है। नो, दिस शुड नॉट बी डन। यहाँ आपने सिर्फ एसोसिएशन पे फोकस करना है कि प्रेजेंट की कोई बात जिसने हमें पास्ट की याद दिला दी और हम पास्ट में चले गए। दैट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। सडन राइज ऑफ थॉट, विचार आपके दिमाग में अचानक से आएगा। जैसे ही हलवे की खुशबू आई, एकदम से आपके दिमाग में विचार आया, और अचानक से जब विचार आया तो जो करेक्टर की इनर फीलिंग्स और उनके जो थॉट्स थे वो एक्सप्रेस हुए, और करेक्टर के दिमाग में जो भी आइडिया आया या जो भी इम्प्रेशन या इमेज आई उसको उस करेक्टर ने रिफ्लेक्ट किया। सो दैट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, फ्लो ऑफ थॉट इन द माइंड्स ऑफ द करेक्टर। अब 4 फ्रेंड्स काफ़ी टाइम के बाद एक दूसरे से मिले। वो एक कॉफ़ी शॉप में गए तो वहाँ एक फ्रेंड ने कहा, आई लाइक दिस डेकोर, कि ये जो रेस्टोरेंट की साजो सज्जा है ये मुझे पसंद है क्योंकि ये मुझे मेरे नानी के घर की याद दिलाती है। मेरी नानी भी घर को इसी तरह से सजा के रखा करती। अब ये बात सुनकर दूसरे फ्रेंड ने कहा, यस मी टू, हाँ मैं भी, मुझे भी ये पसंद है, मेरी नानी भी इसी तरह का घर सजा के रखा करती। एक पर्सन ने एक बात बोली, दूसरे ने सुनी और उसके मन में भी ये विचार आया। फिर थर्ड और फोर्थ पर्सन भी पास्ट में जाकर अपने जीवन पे विचार करने लगे। तो एक पर्सन के दिमाग में आया सडन थॉट, अचानक से विचार, जो उसे पास्ट में अपनी नानी के घर ले गया, साथ ही साथ दूसरे, तीसरे या चौथे पर्सन को भी ले गया। तो एक फिज़िकली ये सब प्रेजेंट में है, लेकिन मेंटली ये सब पास्ट में चले गए। पास्ट की किसी बात को याद करने लगे। किस लिए याद करने लगे? क्योंकि प्रेजेंट की डेकोरेशन ने पास्ट की डेकोरेशन के साथ संबंध दिखाया, एसोसिएशन दिखाई। दिस इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। हम जो भी पढ़ते हैं वो, या जो हम देखते हैं या जो पढ़ते हैं वो हमारे सीधा माइंड में चला जाता है, और हमारे माइंड में बहुत सारी बातें हैं जो होती हैं। अब माइंड में जो थॉट्स हैं वो अगर फ्लो करते हैं, विचार आते हैं हमारे दिमाग में, प्रेजेंट में हम ये बुक पढ़ रहे हैं और ये इस बुक में ऐसे आइडियाज़ हैं, ऐसे विचार हैं, ऐसे थॉट्स हैं जो हमें पास्ट की किसी बात की याद दिलाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम मेंटली पास्ट में पहुंच जाते हैं। दैट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। मुझे उम्मीद है अभी तक आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या है ये क्लियर हो गया होगा। अब आपने मेन इश्यूज़ पे फोकस करना है कि विलियम जेम्स पहले राइटर थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म को यूज़ किया। जेम्स जॉयस ने अपनी 2 बुक्स, अ पोर्ट्रेट ऑफ द एंग्री यंग मैन एज आर्टिस्ट which he wrote in 1916 and Ulysses which he wrote in 1922। विलियम जेम्स ने यूलिसिस और अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन
ये 2 बुक्स लिखी जहाँ जेम्स जॉयस ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया। तो इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था विलियम जेम्स ने और कॉइंड किया था विलियम जेम्स ने, और जेम्स जॉयस ने अपने नॉवेल्स के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी बुक मिसेस डैलोवे में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया और इस टेक्निक को एक पॉपुलर टेक्निक बना दिया। Because Virginia Woolf's stream of consciousness technique is refined and effective, demonstrates indirect interior monologue in the classics Mrs. Dalloway। तो वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत ही रिफाइंड तरीके से, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को अपने वर्क मिसेस डैलोवे के अंदर यूज़ किया। स्टार्टिंग में वो लिखती भी हैं, व्हाट अ लार्क, व्हाट अ प्लंज, for so it had always seemed to her when, with the little squeak of the hinge, which she could hear now, she had burst open the French windows and plunged at the Burton into the open air. How fresh, how calm, stiller than this. Of course, the air was in the early morning, like the flap of a wave, the kiss of a wave, chill and sharp, and yet, for a girl of 18, as she then was, solemn feeling as she did, standing there at the open window, that something awful was about to happen। यहाँ मिसेस डैलोवे के स्टार्टिंग का जो नोवेल की जो स्टार्टिंग है वहाँ से कोट किया गया है ये कि मिसेस डैलोवे जो अब एक एज्ड लेडी हैं, एक सुबह वो उठती हैं, अपनी खिड़कियाँ खोलती हैं, और जब वो खिड़कियाँ खोलती हैं तो उन खिड़कियों से खुलने की चर की आवाज़ आती है। जैसे ही वो खिड़कियाँ खोलती है तो एक हवा का झोंका, एक ताज़ा शांत हवा का झोंका अर्ली मॉर्निंग का उन्हें छू के जाता है। वो अपने फेस पर फील करती हैं। ठीक इसी तरह की ही फ्रेशनेस उन्होंने तब फील की थी जब वो 18 साल की एक लड़की थी। मीन्स 18 साल की उम्र में उन्होंने एक खिड़की खोली थी और जिस तरह से ठंडी हवा का झोंका आया, उनके चेहरे को छुआ, उसी तरह से आज ये ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू रहा है और वो बहुत ही फ्रेश फील कर रही हैं। मीन्स प्रेजेंट है कि उन्होंने खिड़की खोली, ठंडी हवा का झोंका आया, जो उनके माइंड में थॉट आया वो आया तब का जब वो यंग थी, 18 ईयर्स की थी, तब भी उन्होंने इसी तरह का फील किया था। तो क्या हुआ, फ्लो ऑफ थॉट हुआ, विचारों का विचार बहे और उनको पास्ट में ले गए। दैट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। सो वर्जीनिया वुल्फ ने पॉपुलर किया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को उनके वर्क मिसेस डैलोवे से। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पॉपुलर हुई, किस लिए पॉपुलर हुई कि ट्रेडिशनल जो तरीका था लिखने का वो लीनियर हुआ करता, शुरू से लेके आखिर तक स्टोरी लिखी गई, एक नॉर्मल वे में कहानी लिखी गई। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक नॉन लीनियर थी। मीन्स ज़रूरी नहीं कि पहले किसी का बचपन दिखाया, फिर यंग एज दिखाई, फिर बुढ़ापा दिखाया। हो सकता है पहले किसी का बचपन दिखाया, फिर आगे की एज दिखाई, फिर उससे आगे की एज दिखाई, फिर दोबारा से पास्ट में चले गए, फिर उसके बाद फिर फ्यूचर में आए। तो ये क्या हो गया, ये नॉन लीनियर हो गया। मीन्स प्रेजेंट और पास्ट को साथ साथ दिखाना, ये हुआ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के अंदर, ना कि सिर्फ प्रेजेंट को दिखाना। अब हम जब प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट की कोई बात सोचते हैं तो हमारे सेंटेंस पूरे पूरे नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रेजेंट में आप बहुत ही सुंदर फूल देख रहे हैं तो आप बोलेंगे कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। आपका सेंटेंस पूरा है, कितने सुंदर फूल हैं। लेकिन आप पास्ट में चले गए, उन फूलों को देखकर आपको याद आया कि पिछले साल भी यहाँ पर ऐसे ही फूल खिले थे। प्रेजेंट ने पास्ट को याद करवाया, मीन्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। अब जब आपने पास्ट को याद किया तब आपने सोचा सुंदर फूल पिछले साल भी इसी मौसम में। अब क्या आपके सेंटेंस पूरे हुए ग्रामेटिकली?
सुंदर फूल पिछले साल भी इसी मौसम में, पिछले साल भी ये सेंटेंस पूरा नहीं है, इसी मौसम में ये सेंटेंस भी पूरा नहीं है। मीन्स जब आप पास्ट की कोई बात सोचते हो तो हम सिंटैक्स मीन्स वर्ड ऑर्डर, शब्दों को सही व्यवस्थित क्रम में लिखना, तब हम सिंटैक्स का ध्यान नहीं रखते, ग्रामर का ध्यान नहीं रखते, हमारे सेंटेंस पूरे हुए कि नहीं हुए ये हम ध्यान नहीं रखेंगे। कब? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में। पंक्चुएशन का ध्यान हम नहीं रखेंगे। मीन्स कहने का ये है सिंपल तरीके से, जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो हम पूरे वाक्य का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम अपने पास्ट की किसी बात को रिमाइंड करते हैं उस वक्त हमारे भाव निकल कर आते हैं और उस वक्त हमारे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते, पंक्चुएशन कंप्लीट नहीं होती, ग्रामर के रूल्स कंप्लीट नहीं होते और जो सिंटैक्स है, वर्ड ऑर्डर है, शब्द भी व्यवस्थित ढंग से नहीं होंगे। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के अंदर सिंटैक्स और ग्रामर का ध्यान नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट इज एसोसिएशन, एसोसिएटिव थॉट। ये होगा कैसे? प्रेजेंट में आपने कुछ देखा, उसको पीछे की किसी बात से आपने एसोसिएट किया और फिर आपके मन में वो जो विचार आया था, उस विचार की वजह से आपने प्रेजेंट की बात को पास्ट के साथ एसोसिएट किया, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के अंदर एसोसिएशन होगा। Characters' thoughts are often presented to the reader in response to sensory impressions, fragmented observations describing what the character sees, hears, smells, feels and tastes. कि एसोसिएशन जब कैरेक्टर करता है उस वक्त जो सेंसरी इम्प्रेशंस होंगे वो काम करेंगे। आपने सुंदर फूलों को देखा और आपको पिछले साल भी अपने बगीचे में खिले सुंदर फूल याद आए, एसोसिएशन हो गया। कहाँ से देखा आपने? आई से देखा, तो आपकी सेंस ऑफ साइट ने काम किया। आपने कुछ मधुर सुना और उस मधुर जो भी आपने गीत सुना उससे आपको पास्ट की कोई बात याद आई, मीन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज़ हुई। और सेंस कौन सी यूज़ हुई? सेंस ऑफ हियर, सुनने की जो सेंस है वो यूज़ हुई। आपने कोई चीज़ स्मेल की, कुछ फील किया, कोई टेस्ट किया और आपको पास्ट की कोई बात याद आ रही है, मीन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक आपकी यूज़ हो रही है और साथ ही साथ आपकी जो सेंसेस हैं वो काम कर रही हैं। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के अंदर सेंसेस के थ्रू हमें बातों को एसोशिएट करेंगे, प्रेजेंट की बात को पास्ट के साथ। नेक्स्ट इज रिपीटिशन। रिपीटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस एक्ट एज अ साइन पोस्ट टुवर्ड्स सिग्निफिकेंट थीम्स एंड मोटिव्स। अगर किसी वर्क में कोई वर्ड या कोई फ्रेज बार बार रिपीट हो रही है तो वो एक साइन पोस्ट का काम करेगी। निश्चित रूप से बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स या फ्रेजेस उस वर्क का थीम होंगे या उसका मोटिव होंगे। तो मीन्स कोई बात अगर बार बार रिपीट की जा रही है तो उसके अंदर उस वर्क का थीम होगा। प्लॉट स्ट्रक्चर, वैसे तो प्लॉट स्ट्रक्चर लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेनली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के अंदर दो तरह के प्लॉट स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। फर्स्ट वन इज सम राइटर्स शिफ्ट रैपिडली बिटवीन द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स allowing readers to experience the stream of consciousness of multiple people. And second is, some writers may also choose to arrange events out of chronological order or to give readers details about the past through a character's memories. एक तो आपने प्लॉट लिखा, आपने कहानी लिखी इस ढंग से कि स्टार्टिंग के अंदर आपने प्रेजेंट दिखा दिया, फिर आपकी सारी कहानी चली पास्ट में और लास्ट में स्टोरी के आपने फिर मीन स्टार्टिंग और एंडिंग में प्रेजेंट का दिखा दिया, बीच में पास्ट का दिखा दिया। उसके बाद दूसरा तरीका है कि स्टार्टिंग में प्रेजेंट का दिखाया जब एक पर्सन 50 ईयर्स का था, उसके बाद वो अपनी 20 साल की उम्र को याद कर रहा है। नेक्स्ट पेज में हो सकता है राइटर ने उसकी 20 साल की उम्र दिखा दी, थर्ड पेज के अंदर उसने फिर उसका प्रेजेंट दिखा दिया, फोर्थ पेज में उसने फिर उसका 20 ईयर्स वाली एज दिखा दी, फिफ्थ पेज में फिर उसने 50 ईयर्स वाली पोजीशन दिखा दी और पूरी कहानी इसी तरीके से चलती रही। ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा कहानी कहना,
यहाँ थोड़ा सा टफ पड़ता है कहानी कहना, क्योंकि रीडर्स को अपने साथ बांध के रखना है। वर्जीनिया वुल्फ ने मिसेस डैलोवे के अंदर इस पैटर्न को, इस प्लॉट स्ट्रक्चर को फॉलो किया है और बहुत ही स्किलफुल तरीके से, बहुत ही स्किल्ड तरीके से उन्होंने फॉलो किया है। और सिर्फ फॉलो ही नहीं किया, बल्कि वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को पॉपुलर किया इन लिटरेचर। अब लिटरेचर में एक कन्फ्यूज़न आता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वर्सेस इंटीरियर मोनोलॉग। कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है फ्लो ऑफ थॉट इन द माइंड्स ऑफ द करेक्टर्स, और इंटीरियर मोनोलॉग, इंटीरियर अंदर, मोनो एक, लॉग मीन्स संवाद, एक व्यक्ति का अपने अंदर ही संवाद। मीन्स जो विचार हमारे मन में आते हैं वो उन विचारों को एक व्यक्ति बोलने लग जाए। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जब हम अपने अंदर आए हुए विचारों को अपने आप में ही बड़बड़ाने लग जाते हैं, दैट इज़ इंटीरियर मोनोलॉग। अब दोनों में ही विचार बाहर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर हम ट्रेडिशनल ग्रामर, सिंटैक्स, वर्ड ऑर्डर को फॉलो करेंगे, फुली फॉर्म्ड सेंटेंस, हमारे सेंटेंस कंप्लीट होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट की बात को शो कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर क्योस होगा, डिस्ट्रक्शन होगी। मीन्स ना तो हम ग्रामर को फॉलो करेंगे, ना हम वर्ड ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ना ही हमारे सेंटेंस कंप्लीट होंगे। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस कि इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर ग्रामर फॉलो की जाएगी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर ग्रामर फॉलो नहीं होती। इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर सेंटेंस कंप्लीट होते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते। इंटीरियर मोनोलॉग में सिंटेक्स का, वर्ड ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है, जबकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के अंदर वर्ड ऑर्डर का या सिंटेक्स का ध्यान नहीं रखा जाता। इंटीरियर मोनोलॉग वुड रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर्स थॉट रादर देन इम्प्रेशंस और परसेप्शंस, while stream of consciousness would present both impressions and thoughts। दूसरा डिफरेंस ये है कि इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर एक कैरेक्टर के थॉट दिखाए जाएंगे, एक चरित्र के विचार दिखाए जाएंगे, जबकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के अंदर जो इम्प्रेशंस हैं और जो विचार हैं, थॉट्स हैं, दोनों ही दिखाए जाएंगे। मीन्स विचार और किस इम्प्रेशन में वो विचार आए और क्या इम्प्रेशन पड़ा उन विचार का, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के अंदर इन दोनों को फॉलो किया जाएगा। इन ब्रीफ वी कैन से दैट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज flow of thoughts in the minds of a character. I hope you like this video and don't forget to subscribe the channel, press the bell icon for the further notification of my videos. Thank you.